नमस्कार मित्रों। सबसे पहले जो विषय मैंने चुना है आप लोगों के साथ डिस्कशन करने के लिए वो लैंड लॉ से रिलेटेड है। लैंड लॉ निश्चित रूप से एडवोकेसी में तो काम आता ही है, साथ ही साथ में जो पीसीएस जे की एग्ज़ाम्स की तैयारियां कर रहे हैं या एचजेएस में भी लोकल लॉ के रूप में एक विषय है और आपकी तैयारियों के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। यदि हम लैंड लॉ के महत्वपूर्ण लेजिस्लेशंस को देखें, इम्पॉर्टेंट लेजिस्लेशन क्या क्या सरकार ने किए हैं लैंड लॉ को डील करने के लिए, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो अभी रिसेंटली लागू हुआ है यूपी रेवेन्यू कोड का नाम आता है, यूपी रेवेन्यू कोड 2006। इसके अलावा यूपी कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग एक्ट 1953 भी है और उससे जो संबंधित अन्य विधियां हैं वो उसमें सीपीसी, टीपीए, रजिस्ट्रेशन एक्ट, स्टैम्प एक्ट, एविडेंस एक्ट और लिमिटेशन एक्ट भी समय समय पे लागू होते हैं और उसका भी एक महत्व है, इसलिए उन्हें भी जानना समय पे आवश्यक होगा। लैंड लॉ को देखें तो लैंड लॉ ये केवल एग्रीकल्चर लैंड पे ही लागू होता है। ऐसी ज़मीनें जो खेती योग्य ज़मीनें हैं वहीं पे रेवेन्यू लॉ एप्लीकेबल है। जो अन्य ज़मीनें हैं जो कि एग्रीकल्चर लैंड की श्रेणी में नहीं आते हैं वहाँ पे सिविल लॉ लागू होगा और उनके इनहेरिटेंस यानी कि उत्तराधिकार संबंधी जो भी प्रश्न होंगे वो या तो इंडियन सक्सेशन एक्ट से गवर्न होते हैं या फिर पर्सनल लॉ से गवर्न होते हैं। तो जो रेवेन्यू लॉज हैं बेसिकली जो पहले उत्तर प्रदेश जमींदारी एबॉलिशन एक्ट और यूपी लैंड रेवेन्यू एक्ट के रूप में था, वो एक सेकुलर लॉज हैं। इन पे किसी भी धर्म का प्रभाव नहीं है। ये पूरे प्रदेश में एग्रीकल्चर लैंड पे समान रूप से लागू होते हैं। अगर हम यूपी रेवेन्यू कोड के लागू होने के पहले की स्थिति देखें तो बेसिकली दो महत्वपूर्ण अधिनियम थे जो कि लैंड लॉज को डील करते थे। पहला यूपी जमींदारी एबॉलिशन एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट 1953 और दूसरा लैंड रेवेन्यू एक्ट 1901। ये दोनों अधिनियम अलग अलग अधिनियम थे। यूपी जमींदारी एबॉलिशन एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट बेसिकली हमें सब्सटेंशियल राइट देता है। जो भी खेती योग्य ज़मीन है उस पर अगर आप कोई डिक्लेरेटरी सूट फाइल कर रहे हैं तो वो अधिकार प्रोवाइड करता है, सब्सटेंशियल राइट को देखता है। जबकि लैंड रेवेन्यू एक्ट 1901 एक प्रोसीजर प्रोवाइड करता है कि सरकार अपने लैंड रेवेन्यू को कैसे वसूल करेगी, उसकी एक प्रक्रिया को बताता है। तो ये दोनों अधिनियम पहले अलग अलग थे, इसे भी समझना आवश्यक है। अगर हम इस अधिनियम के लागू होने के पूर्व की स्थिति यानी यूपी जमींदारी एबॉलिशन एक्ट के पूर्व की स्थिति देखें तो भारत में अंग्रेज़ों का शासन काल था और अंग्रेज़ों ने ज़्यादा से ज़्यादा लैंड रेवेन्यू की वसूली हो इसलिए ज़मींदारों को बहुत ज़्यादा अधिकार दे दिए और ज़मींदार जो है एक इंटरमीडियरीज या बिचौलियों के रूप में किसान और अंग्रेज़ों के बीच काम करते थे और ज़्यादा से ज़्यादा लैंड रेवेन्यू वसूल करके किसानों से अंग्रेज़ों को देते थे। आज़ादी के बाद ये बात आई कि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार दिया जाना चाहिए और ज़मींदारों के अधिकारों को समाप्त करना चाहिए। इसी उद्देश्य से यूपी जेडएन लैंड रिफॉर्म एक्ट को अधिनियमित किया गया और इसके बाद से ज़मींदारों के अधिकारों में बहुत कटौती की गई, लगभग उन्हें समाप्त ही कर दिया गया और स्वामित्व जो है सारा राज्य में निहित हो गया। जो वेस्टिंग थी वो स्टेट में हो गई और स्टेट ने उसको समय अनुसार और नियमानुसार धीरे धीरे किसानों को स्थानांतरित किया, यानी जो खेती करते थे, जो खुदकाश थे, उनको अपने ज़मीनों पे स्वामित्व मिल गया, अधिकार मिल गया। यूपी जेडएलआर एक्ट और लैंड रेवेन्यू एक्ट के अलावा कई अन्य सारे भी छोटे छोटे अधिनियम थे जो विभिन्न टेनेंसी वगैरह को देखते थे, जो समय के साथ असंगत होते गए, ऑब्सोलीट होते गए। इन सब को देखते हुए राज्य सरकार ने एक बड़ा परिवर्तन किया और इन सारे छोटे छोटे अधिनियम को समाप्त कर दिया गया। साथ ही यूपी जेडएलआर एक्ट और लैंड रेवेन्यू एक्ट दोनों को समाहित करते हुए एक नया अधिनियम यूपी रेवेन्यू कोड 2006 लाए। इस अधिनियम में बहुत सब्सटेंशियल डिफरेंस नहीं दिखेगा। अगर आपको पुराने दोनों अधिनियमों की जानकारी है तो उसी का कुछ मॉडिफाइड रूप आपको यूपी रेवेन्यू कोड में दिखता है, इसलिए अगर आपकी वो जानकारी है तो वो भी आपको आगे काम में आएगी। इसके अलावा एक और अन्य अधिनियम जो रेवेन्यू लॉ से
बहुत महत्वपूर्ण है, महत्व रखता है, वो है यूपी कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग एक्ट। इसकी धारा 4 ये प्रावधान करती है कि यदि सरकार चाहे तो किसी खास जिले में या डिस्ट्रिक्ट में या किसी क्षेत्र में ऐसा वो उद्घोषणा कर सकती है कि उस क्षेत्र में चकबंदी की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और ऐसी उद्घोषणा होने के बाद ही जो इफेक्ट ऑफ नोटिफिकेशन सेक्शन 5 सब क्लास 2 में बताया गया है, वो ये कहता है कि ऐसी उद्घोषणा होने के बाद किसी अन्य अधिनियम में योजित कोई भी मुकदमा है, वाद है या कार्रवाई है, वो सब अबेट हो जाते हैं। तो इस तरह की प्रक्रिया इसलिए बनाई गई थी कि जो चकबंदी अधिनियम बहुत महत्वपूर्ण माना गया, उसको सुचारू रूप से लागू कराया जा सके और किसी तरह का कन्फ्यूज़न न क्रिएट हो। इसलिए जो अन्य प्रोसीडिंग थी सारी अबेट कर जाती हैं और सारी कार्रवाइयाँ जो हैं उसके बाद वो चकबंदी अधिनियम के अंतर्गत ही चलती हैं। चकबंदी जब तक जारी रहती है, यानी कि धारा 52 के प्रकाशन तक। उसके बाद अगर हम रेवेन्यू लॉज में देखें तो हम ये बहुत महत्वपूर्ण है कि रेवेन्यू कोड्स के स्ट्रक्चर को समझें कि रेवेन्यू कोड्स कैसे काम करती हैं। तो उसमें आप यूपी रेवेन्यू कोड 2006 में देखेंगे, सेक्शन 2 सब क्लॉज 16 बताता है कि कौन कौन से प्रिसाइडिंग ऑफिसर एज ए कोर्ट काम करते हैं। तो उसमें सबसे नीचे तहसील आती है, तो तहसीलदार है, उसके अलावा एसडीएम, कलेक्टर, एडिशनल कमिश्नर और सबसे ऊपर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। वर्तमान में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इलाहाबाद और लखनऊ दोनों जगह है और दोनों के ही अधिकार जुरिडिक्शन को लेके बराबर हैं। सामान्यतः चेयरमैन और जुडिशियल मेंबर्स को लेके बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का गठन होता है। व्यवहारिक रूप में चेयरमैन लखनऊ में ही बैठता है। इसके अलावा आप देखिएगा तो सेक्शन 7 ऑफ द यूपी रेवेन्यू कोड में कॉन्स्टिट्यूशन की बात कही गई है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के गठन का प्रावधान दिया गया है। और सेक्शन 8 जो है वो बताता है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इज ए चीफ कंट्रोलिंग अथॉरिटी। एक तरह से जो सुपरविजन का पावर है वो सारा पावर जो है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में है ऑल सबऑर्डिनेट्स कोर्ट को। जिस तरह से हाई कोर्ट अपने सबऑर्डिनेट कोर्ट को सुपरवाइज करती है, वैसे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सारे रेवेन्यू कोर्ट्स को जो भी उसके सबऑर्डिनेट हैं उनको सुपरवाइज करती है। इसके अलावा सेक्शन 9 ऑफ द यूपी रेवेन्यू कोड बताता है पावर टू डिस्ट्रीब्यूट बिजनेस, मतलब कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अपने जो पावर है उनको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगी, कार्य का बंटवारा कैसे होगा, ये सारे अधिकार जो है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में ही निहित हैं। उसके बाद हम ये देखेंगे कि कितने तरह के वाद राजस्व मामलों में योजित किए जा सकते हैं, कितने तरह के केसेस इंस्टीट्यूट किए जा सकते हैं। उनको देखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप शेड्यूल 3 देखिए रेवेन्यू कोड का। उसमें ये दिया हुआ है कि कौन से मुकदमे कहाँ पे दाखिल होंगे, उनके अपील या रिवीजन की क्या व्यवस्था है वो भी इसमें दी गई हुई है। तो बेसिकली जो रेवेन्यू कोड है उसमें बाउंड्री डिस्प्यूट, म्यूटेशन केसेस, पार्टीशन के सूट, इजेक्टमेंट सूट, डिवीज़न या विभाजन से संबंधित वाद आते हैं। और शेड्यूल 3 को देखने से ही ये पता चलता है कि ये वाद कहाँ दाखिल किए जाएंगे और इनकी अपील या रिवीजन की क्या व्यवस्था होगी। इस वीडियो में हमने केवल आपको रेवेन्यू लॉ से इंट्रोड्यूस कराया है, एक तरह से इंट्रोडक्टरी पार्ट है, इसलिए आप इसको समझ लें। अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो मुझे ज़रूर बताइए और आगे के वीडियो में हम इसको डिटेल रूप में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।